जब भी हम किसी बहुत बड़े दुनिया बदल देने वाले एआई या टेक प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो क्या दिमाग में आता है? हाँ, मतलब एक आम सी तस्वीर उभरती है कि बड़े बड़े शीशे के कैबिन होंगे। बिल्कुल, एकदम शांत और ठंडे सर्वर रूम जहाँ शायद दुनिया के सबसे होशियार लोग व्हाइट बोर्ड पर बिना किसी गलती के मुश्किल गणित सुलझा रहे हो। एकदम सही। हम मान लेते हैं कि कोई भी बड़ी सफलता ना एक सीधी रेखा में चलती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ किसी स्विस घड़ी की तरह एकदम सटीक चल रहा है। पर असलियत इससे बहुत अलग होती है ना। वही तो। और आज की इस चर्चा में जब हम अपने स्रोतों को देखते हैं ना, खास तौर पर एक खताना की जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी और उनके लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम के नोट्स। हाँ, और वो एक और डॉक्यूमेंट है ना, इटरेटिव एक्सीलेंस द स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर ऑफ एआई डेवलपमेंट। बिल्कुल, वो भी। तो इन सबको पढ़कर एक बात साफ हो जाती है कि वो जो परफेक्ट मशीनरी वाली तस्वीर है वो पूरी तरह से टूट जाती है। असल में सबसे बेहतरीन टीमें इस परफेक्शन के पीछे भागते ही नहीं है। हाँ, स्रोत बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि ये कोई एकदम साफ सुथरा विज्ञान नहीं है। ये एक तरह से डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स, यानी अनिश्चितता और कीचड़ से भरा समुद्र है जहां पुरानी किताबी बातें काम नहीं आती। और आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन का हमारा मुख्य मिशन बिल्कुल यही समझना है। हमें इस बात की तह तक जाना है कि कैसे कुछ एआई टीम्स वो काम सिर्फ 1 महीने में कर लेती हैं जिसे करने में दूसरों को पूरा 1 साल लग जाता है। जो कि बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और हाँ, सीखने वालों के लिए एक बात शुरू में ही स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आज की चर्चा केवल एआई या कोडिंग के बारे में नहीं है। हाँ, ये किसी भी क्षेत्र में तेजी से सीखने की कला के बारे में है। सही कहा। ताकि जानकारी के इस भारी शोर के बीच बिना बोझिल महसूस किए सही ज्ञान को कैसे निचोड़ा जाए, हम उस सिस्टम को आज डिकोड कर सके। तो इस पूरे सिस्टम की शुरुआत ना एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी को तोड़ने से होती है। वो क्या? देखो, एआई की दुनिया में जो लोग 10 गुना 10x उत्पादकता हासिल करते हैं ना, उनका रहस्य किसी बहुत जटिल एल्गोरिदम में नहीं छुपा है। अच्छा। हाँ, स्रोत स्पष्ट करते हैं कि जो टीमें ये मानकर बहकती हैं कि सफलता सिर्फ डीप लर्निंग की मुश्किल थ्योरी को रटने से मिलेगी, वो शुरू होने से पहले ही हार रही हैं। तो अगर जटिल गणित या दुनिया का सबसे बेहतरीन एल्गोरिदम वो जादुई चाबी नहीं है, तो फिर असली राज क्या है? स्रोत किस चीज को इस गति का श्रेय देते हैं? सारा खेल एक डीबगिंग माइंडसेट का है। डीबगिंग माइंडसेट? हाँ, हर वक्त गलतियों को खोजने और उन्हें सुधारने की मानसिकता। देखो, एआई का विकास उस पुराने सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके जैसा नहीं है जहां आप पहले से तय करते हैं कि कौन कौन से फीचर बनेंगे और फिर बस कोड लिखते जाते हैं। यहाँ सब पहले से तय नहीं होता। बिल्कुल नहीं। यहाँ एआई का विकास असल में विफलताओं को खोजने और उन्हें ठीक करने का एक कभी न रुकने वाला चक्कर है। असली महारत परफेक्शन में नहीं है, बल्कि गति और इटरेशन, यानी बार बार सुधार करने में है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर शुरुआत में ही परफेक्ट काम करने की कोशिश नहीं करते? हाँ, बिल्कुल नहीं करते। सुनने में तो ये समय की बर्बादी लग रहा है। कोई महीनों तक योजना बनाकर एक बेहतरीन आर्किटेक्चर क्यों नहीं बनाना चाहेगा? क्योंकि इस क्षेत्र में महीनों तक योजना बनाना एक धोखा है। अच्छा। जब आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं बना, तो आपकी योजनाएं वैसे भी गलत ही साबित होने वाली है ना। हाँ, ये तो है। 3 मॉडल की प्लानिंग करने के बजाय 1 हफ्ते के अंदर एक गुड इनफ या काम चलाओ मॉडल बनाकर उसे चला देना कहीं बेहतर रणनीति है। समझ गई। इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें ना, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई नया लेखक अपनी किताब लिख रहा हो। सही कह रहे हैं। अब वो चाहे तो अपनी किताब का पहला पन्ना ही महीनों तक सजाता रहे, उसके फॉन्ट, शब्दों और मार्जिन को परफेक्ट करता रहे, जबकि उसे पता ही नहीं कि कहानी के बीच में क्या होने वाला है। बिल्कुल। और अंत में वो फंस जाएगा, है ना? इसके बजाय सबसे समझदारी भरा काम तो ये होगा कि जल्दी से बिना ज्यादा सोचे पूरी किताब का एक रफ ड्राफ्ट लिख लिया जाए। हाँ। भले ही वो ड्राफ्ट खराब हो, उसमें ग्रामर की गलतियां हो, लेकिन एक बार पूरा ढांचा तैयार हो जाए तो उसमें गलतियां ढूंढना और सुधारना बहुत आसान हो जाता है। एकदम। ये एक बहुत ही शानदार और सटीक उपमा है। अगर आपके पास कोई ढांचा ही नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि सुधारना क्या है? सही बात है। और एआई के विकास में भी ना बिल्कुल यही नियम लागू होता है। असली दुनिया के प्रदर्शन डेटा के आधार पर अपनी दिशा बदलना ही सबसे जरूरी काम है। जो टीम जितनी जल्दी एक मॉडल बनाकर उसे टेस्ट करने के लिए उतार देती है, वो उतनी जल्दी अपनी गलतियों से सीखती है और बाकी दुनिया से आगे निकल जाती है। पर यहीं पर मुझे ना एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या दिख रही है। कैसी समस्या? मैं मानती हूँ कि गति ही सब कुछ है
और गलतियां ढूंढना ही मुख्य काम है। लेकिन आज के समय में एआई सिस्टम इतने जटिल होते हैं और उनमें इतनी सारी जानकारी होती है कि ये कैसे पता चलेगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है? हाँ, ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। बिल्कुल, इतनी बड़ी पाइपलाइन में वो सुई कैसे खोजी जाए? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके की बात करते हैं जिसे हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन। हाँ, ये मूल रूप से एक पाइपलाइन रणनीति है जो किसी भी बड़े और डरावने काम को छोटे तार्किक हिस्सों में बांट देती है। इस पूरे सिस्टम के 4 मुख्य कदम हैं: डीकंस्ट्रक्ट, ऑडिट, क्वांटिफाई और प्रायोरिटाइज। ये तकनीकी शब्द थोड़े भारी लग रहे हैं। चलिए इसे वो जो स्रोत में डीप रिसर्चर एआई का उदाहरण था ना, जो खुद रिसर्च रिपोर्ट लिखता है। हाँ, डीप रिसर्चर। हाँ, तो ये चारों कदम उस पर कैसे लागू होते हैं? ठीक है, मान लीजिए एक एआई एजेंट है जिसका काम किसी भी विषय पर गहराई से शोध करके एक रिपोर्ट लिखना है। ठीक है। सबसे पहला कदम है डीकंस्ट्रक्ट करना, यानी उसके पूरे काम को एक रेखीय पाइपलाइन या एक के बाद एक होने वाले स्टेप्स में तोड़ना। उदाहरण के लिए स्टेप 1, यूजर ने जो सवाल पूछा है उसे समझना। स्टेप 2, उस सवाल के आधार पर इंटरनेट पर सर्च करने के लिए सही शब्द खोजना। अच्छा। फिर स्टेप 3, सर्च के नतीजों में से सही वेब पेज पर जाकर काम का डेटा निकालना या फेच करना। और आखिरी स्टेप, उस सारे डेटा को मिलाकर एक अच्छी और साफ रिपोर्ट लिखना। ठीक है, समझ गई। हमने काम को हिस्सों में तोड़ दिया, लेकिन मुझे यहाँ स्रोत की एक बात पर बहुत बड़ा विरोधाभास लग रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब एआई और तकनीक का पूरा विचार तो ऑटोमेशन पर आधारित है ना? हाँ, बिल्कुल। ताकि इंसानों को बार बार एक ही काम ना करना पड़े। लेकिन स्रोत कहता है कि दूसरे कदम यानी ऑडिट में इंसान को खुद कंप्यूटर के सामने बैठकर 10 से 100 खराब नतीजों का स्प्रेडशीट में मैनुअल ऑडिट करना चाहिए। क्या ये तकनीक के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ नहीं है? जो काम मशीन को करना चाहिए उसमें इंसान अपना समय क्यों बर्बाद करे? ये विरोधाभास ना पहली नजर में बिल्कुल सच लगता है, लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी रणनीतिक तस्वीर के रूप में देखें तो ये मैनुअल काम समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बल्कि यही वो कदम है जो किसी टीम को महीनों की बर्बादी से बचाता है। देखो, जब कोई इंसान खुद 100 खराब रिपोर्ट को पढ़ता है और विश्लेषण करता है ना, तो उसे वो गहरी इंसाइट मिलती है जो कोई मशीन कम से कम आज तो नहीं दे सकती। इंसान ये देख पाता है कि गलती कहाँ हो रही है। बिल्कुल, इंसान समझ जाता है कि गलती पाइपलाइन के किस हिस्से में है। क्या एआई ने यूजर का सवाल ही गलत समझा था, या फिर उसने सर्च तो सही किया लेकिन डेटा निकालने में गड़बड़ कर दी। अच्छा, मतलब ये ऐसा है कि अगर कोई इतिहास पढ़ रहा है और उसे परीक्षा में कम नंबर आ रहे हैं, तो पूरी किताब दोबारा पढ़ने के बजाय उसे पहले खुद बैठकर देखना चाहिए कि नंबर कट कहाँ रहे हैं। एकदम सही। अगर उसे सिर्फ तारीखें याद नहीं हो रही तो पूरी किताब दोबारा पढ़ना तो बेवकूफ़ी है ना। उसका हॉटस्पॉट सिर्फ तारीखों को रटना होना चाहिए। जो हिस्सा पहले से काम कर रहा है उसे छोड़ दो और जो टूटा है सिर्फ उसी पे फोकस करो। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे जोड़ा है और यही हमारा तीसरा और चौथा कदम है, क्वांटिफाई और प्रायोरिटाइज करना। जब इंसान ऑडिट करता है तो वो स्प्रेडशीट में गिनता है, यानी क्वांटिफाई करता है कि कौन सा स्टेप कितनी बार फेल हुआ। मान दीजिए 100 में से 75 गलतियां सिर्फ डेटा फेच करने वाले स्टेप में हो रही हैं। तो वो स्टेप तुरंत उस टीम का हॉटस्पॉट बन जाता है। हाँ, अब प्राथमिकता या प्रायोरिटाइजेशन का नियम ये कहता है कि पूरी टीम का 100% ध्यान सिर्फ उसी हिस्से को ठीक करने पे होना चाहिए। वाह। अगर ये मैनुअल ऑडिट नहीं किया गया होता ना, तो टीम शायद महीनों तक रिपोर्ट की भाषा सुधारने में लगी रहती, जिससे अंतिम नतीजे पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात तो है। मतलब अंधेरे में अंधाधुंध तीर चलाने से बेहतर है कि एक बार बत्ती जलाकर देख लिया जाए कि निशाना असल में लगाना कहाँ है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक स्पष्ट नक्शा है। हमें पता चल गया कि पाइपलाइन में गलती कहाँ है, हॉटस्पॉट मिल गया। हाँ। लेकिन अब एक नई दीवार खड़ी होती है। उस हिस्से को सुधारने के लिए एआई को सिखाना पड़ेगा, और एआई सीखता है डेटा से। सही कहा। पर असली दुनिया का साफ सुथरा और सटीक डेटा मिलना तो बहुत मुश्किल और खर्चीला काम है ना। हर समस्या के लिए रेडीमेड डेटा तो बाजार में मिलता नहीं। तो इस रुकावट को कैसे पार किया जाए? यहीं पर स्रोत डेटा हैक्स और डेटा सिंथेसिस की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में हमें ले जाते हैं। एआई को प्रशिक्षित करने के लिए हमेशा एकदम साफ और वास्तविक दुनिया के डेटा का इंतजार करना समझदारी नहीं है, क्योंकि इसमें सालों लग सकते हैं। हाँ। मुझे स्रोत में दिया गया वो उदाहरण याद आ रहा है।
एक आवाज से चलने वाला लैम्प जिसका नाम रॉबर्ट है। हाँ, रॉबर्ट लैम्प वाला केस। अब अगर कोई एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जिसे सिर्फ रॉबर्ट शब्द सुनकर चालू होना है, तो हजारों अलग अलग लोगों की आवाज में अलग अलग माहौल में रॉबर्ट बोलने का डेटा कहाँ से आएगा? हर घर, हर कैफे में जाकर तो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जा सकती। और यहीं पर एक बहुत ही शानदार तकनीकी हैक का इस्तेमाल होता है जिसे सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। हाँ, इसके पीछे का तंत्र ये है कि आप केवल कुछ साफ ऑडियो क्लिप्स लेते हैं जिनमें शांति से रॉबर्ट बोला गया हो। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 100 ऐसी क्लिप्स हैं। ठीक है, सिर्फ 100 क्लिप्स। फिर आप बैकग्राउंड नॉइज या शोर का डेटा कहीं से भी इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे किसी कैफे की आवाज, सड़क पर चलती गाड़ियों का शोर या कमरे में चलते पंखे की आवाज। अब इन साफ आवाजों को अलग अलग समय के अंतराल पर उस शोर वाले ऑडियो के साथ गणितीय रूप से मिला दिया जाता है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि उन 100 साफ क्लिप्स को अलग अलग तरह के शोर के साथ मिलाकर, उनकी वॉल्यूम को कम ज्यादा करके और उनके समय को थोड़ा आगे पीछे खिसकाकर रातों रात 3000 या 30,000 ट्रेनिंग उदाहरण बनाए जा सकते हैं। एकदम सटीक। इसे ही सिंथेटिक या बनावटी डेटा कहते हैं। आपको वास्तविक दुनिया में जाके हजारों लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ी। आपके कंप्यूटर में ही एक विशाल ट्रेनिंग सेट तैयार हो गया। ये उस समस्या को बहुत ही कुशलता से सुलझा देता है। ये तो सच में कमाल का जुगाड़ है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मुझे खटाना जी के टेस्ट एंड स्कोर मोड के नोट से ना एक बहुत ही गहरी और अजीब चुनौती याद आ रही है। कौन सी? स्रोत में एक स्थिति का वर्णन है जहाँ एक AI मॉडल 97% सटीक होने का दावा करता है। हाँ, 97%। सुनने में बहुत शानदार लगता है। हाँ, जैसे उसने सब कुछ सीख लिया हो। लेकिन जब डेवलपर्स गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि वो सिस्टम असल में कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। वो सिर्फ हर बार 0 प्रिंट कर रहा है, यानी कह रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है। और क्योंकि 97% समय वहां सच में कोई सिग्नल नहीं था, तो वो तकनीकी रूप से 97% सही साबित हो जाता है। ये तो सरासर धोखा है ना। इस बेवकूफी से कैसे बचा जाए? ये AI की दुनिया की एक बहुत ही क्लासिक समस्या है। इसे डेटा मिसमैच और कॉस्ट फंक्शन की खामी कहा जाता है। देखो, जब आपका ट्रेनिंग डेटा असंतुलित होता है ना, यानी उसमें 97% समय खालीपन है और सिर्फ 3% समय असली सिग्नल है, तो मॉडल वो रास्ता चुनता है जिसमें उसे सबसे कम मेहनत करनी पड़े। रुकिए, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये कॉस्ट फंक्शन क्या है? मान लीजिए कॉस्ट फंक्शन एक बहुत ही सख्त टीचर है जो मॉडल के हर गलत जवाब पर उसके मार्क्स काटता है। अच्छा। मॉडल का एक ही लक्ष्य होता है, अपने मार्क्स कटने से बचाना। अब अगर टीचर ने ऐसा पेपर सेट किया है जिसमें 100 में से 97 सवालों का जवाब नहीं है, हाँ, तो मॉडल सोचता है कि हर सवाल को ध्यान से पढ़ने में मेहनत क्यों की जाए। अगर मैं बिना देखे हर सवाल का जवाब नहीं लिख दूं, तो भी मेरे 97% मार्क्स तो पक्के हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई चालाक छात्र मल्टीपल चॉइस परीक्षा में हर सवाल का जवाब सी लिखते, क्योंकि उससे पता चल गया है कि 90% जवाब सी ही होते हैं। बिल्कुल। उसने असल में विषय के बारे में कुछ नहीं सीखा, बस सिस्टम की खामी को हैक कर लिया। यही 0 प्रिंट की समस्या है, और इस समस्या से बचने के लिए स्त्रोतकिक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं: सिद्धांतिक पूर्णता और व्यवहारिक जरूरत के बीच का अंतर। और इसे टेस्ट सेट और डेव सेट के माध्यम से समझाया गया है। इन दोनों में क्या फर्क है? सैद्धांतिक पूर्णता यह मानती है कि जिस डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है और जिस पर उसे टेस्ट किया जा रहा है, वे दोनों बिल्कुल एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से आने चाहिए। ठीक है। लेकिन असल दुनिया में ये संभव नहीं है। जैसा हमने रॉबर्ट लैम्प में देखा, सिंथेटिक डेटा का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए करना पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि हमें मॉडल को बहुत सारा डेटा देना है। हाँ। लेकिन जब बात सिस्टम को परखने की आती है ना, तो हमारे पास एक ऐसा डेव सेट या डेवलपमेंट सेट होना चाहिए जो पूरी तरह से वास्तविक दुनिया के उपयोगकर्ताओं की स्थितियों को दर्शाता हो, न कि सिर्फ उस बनावटी डेटा को। अच्छा, यानी ट्रेनिंग भले ही नेट प्रैक्टिस जैसी हो या बनावटी डेटा पर हो, लेकिन जो असली परीक्षा है वो एकदम असली दुनिया के बाउंसर गेंदों पर होनी चाहिए। एकदम सही पकड़ा। किताबी टेस्ट सेट पर अच्छे नंबर लाना काफी नहीं है। सिस्टम को उस डेव सेट के अनुसार ट्यून करना चाहिए जो ये बताए कि असली यूजर असल में क्या परवाह करता है। अगर वो छात्र हर जवाब में सी लिखकर 97% ला रहा है, तो हमारा डेव सेट इतना कठिन और वास्तविक होना चाहिए कि वो तुरंत उस छात्र को फेल कर दे और बता दे कि ये असल दुनिया में काम नहीं करेगा। बहुत ही बेहतरीन।
तो अब हमारे पास एक पाइपलाइन है जिससे हम हॉटस्पॉट ढूंढकर गलतियां पकड़ सकते हैं। हमारे पास सुपरपोजिशन और सिंथेटिक डेटा बनाने का तरीका है, और हमारे पास एक डेव सेट है जो ये सुनिश्चित करेगा कि हम खुद को धोखा न दें। हाँ, सब तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि एक टीम की उत्पादकता 10 गुना कैसे होगी? एक महीने में 1 साल का काम करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? यहीं पर कैडेंस ड्रिवन डेवलपमेंट की बात आती है। ये वो गोंद है जो इस पूरी प्रक्रिया को जोड़कर रखता है। ये सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, ये एक दैनिक लय या एक रिदम स्थापित करने के बारे में है। स्रोत उस दिनचर्या का बड़ा स्पष्ट चित्र खींचते हैं। शाम को जब टीम अपना काम खत्म करके घर जाने वाली होती है तो वे ट्रेनिंग जॉब्स को शुरू कर देते हैं। हाँ। रात भर सर्वर उस डेटा पर मॉडल को ट्रेन करते हैं, और अगली सुबह जब टीम वापस ऑफिस आती है तो उनके पास विश्लेषण करने के लिए बिल्कुल ताज़ा नतीजे होते हैं। बिल्कुल। सुबह का समय उन नतीजों का मैन्युअल एरर एनालिसिस करने में जाता है। फिर दिन भर पाइपलाइन के हॉटस्पॉट में सुधार किया जाता है और शाम को फिर से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये तो किसी कारखाने की तरह लगता है जो कभी सोता ही नहीं। हाँ, ये एआई विकास को एक कला से बदलकर एक अनुशासित इंजीनियरिंग प्रक्रिया बना देता है। तकनीकी काम और दिन में इंसानी विश्लेषण के बीच ये तालमेल ही वो इंजन है जो टीम को निरंतर गति देता है। लेकिन श्रोता यहाँ एक ऐसा सवाल भी उठाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। हालात हमेशा एक जैसे तो रहते नहीं है ना? हाँ, ये तो है। क्या होगा अगर मॉडल इतना बड़ा हो जाए कि उसकी ट्रेनिंग में रात भर के 10 घंटे के बजाय पूरे 3 हफ्ते लगने लगे? तब तो ये दैनिक लय पूरी तरह टूट जाएगी ना? तब उस गति और डिबगिंग रणनीति को कैसे बरकरार रखा जाएगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। अगर 3 हफ्ते लग रहे हैं तो जाहिर है आप हर दिन पूरा मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते। हाँ। तो आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। आपको छोटे प्रॉक्सी मॉडल्स बनाने पड़ते हैं जिन पर आप जल्दी प्रयोग कर सकें, या फिर पूरी पाइपलाइन को ट्रेन करने के बजाय सिर्फ उस छोटे से हिस्से को ट्रेन करना पड़ता है जो आपका वर्तमान हॉटस्पॉट है। अच्छा, मतलब अडेप्ट करना पड़ता है। हाँ, आपको अपनी प्रक्रिया को हालात के हिसाब से ढालना होता है। और मजे की बात यह है कि ये नियम केवल एआई की दुनिया तक सीमित नहीं है। हाँ। अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें तो ये जीवन और समाज के हर क्षेत्र पर लागू होता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। मतलब हम इस केडेंस और हॉटस्पॉट वाली रणनीति को सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान तक सीमित नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए व्यापार को ही ले लीजिए। किसी भी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ इस बात से तय होता है कि किसी कंपनी के सुधार की गति क्या है। अगर एक कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर उसमें सुधार करने में 6 महीने लगाती है, हाँ। जबकि दूसरी कंपनी उसी फीडबैक के आधार पर हर 2 हफ्ते में अपने प्रोडक्ट को सुधार रही है, तो जो कंपनी दोगुनी धीमी है ना, वो बहुत जल्दी बाजार से बाहर हो जाएगी। गति ही किसी बिजनेस का जीवन है। हॉटस्पॉट पहचानो और उसे तुरंत ठीक करो। बिल्कुल। और अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, सूचनाओं की इस बाढ़ में जहां इंटरनेट पर असीमित ज्ञान मौजूद है, सीखने वालों के लिए ये टेस्ट एंड स्कोर या इटरेशन का नियम कैसे लागू होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बिल्कुल नया विषय सीखना है, तो वो इस रणनीति का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? शिक्षा और सेल्फ लर्निंग में तो ये ढांचा सबसे ज्यादा कारगर है। अक्सर जब लोग कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो वे पहली किताब उठाते और उसे पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक गहराई से पढ़ने लगते हैं। जिसे लिनियर डीप डाइव कहा जाता है। हाँ, स्रोत इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं। इसके बजाय किसी भी विषय में तेजी से महारत हासिल करने के लिए कई सारे स्रोतों पर सरसरी नजर डालना यानी ब्रॉड सर्वे करना ज्यादा फायदेमंद होता है। मतलब अगर मुझे नया विषय सीखना है तो पहली किताब को रटने के बजाय 5 अलग-अलग किताबें या आर्टिकल्स पलट कर देखने चाहिए कि काम की चीज कहाँ है। बिल्कुल। इससे आपको ये पता चलता है कि उस विषय के सबसे बेहतरीन और प्रामाणिक स्रोत कहाँ हैं। आपको पूरे सिलेबस का हॉटस्पॉट मिल जाता है। वाओ। एक बार जब आपको पता चल जाए कि कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा मूल्यवान है, तब आपको वहां अपनी पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए। ये सच में एक बहुत ही सशक्त नजरिया है। पूरी किताब को आंख बंद करके पढ़ने के बजाय पहले ये ऑडिट करना कि क्या महत्वपूर्ण है, फिर उसे प्रायोरिटाइज करना और उसी पर अपना 100% ध्यान केंद्रित करना। हाँ, ये किसी भी व्यक्ति का बहुत सारा समय और ऊर्जा बचा सकता है। और अंततः ऑपरेशंस के स्तर पर ना सफलता इसी हेल्दी रिदम या स्वस्थ लय पर निर्भर करती है। मशीन और इंसान या टूल और हमारे दिमाग के बीच एक सही संतुलन होना चाहिए। बिल्कुल। टूल को वो करने दें जो वो सबसे अच्छी तरह कर सकता है, जैसे तेजी से जानकारी खोजना,
और इंसान को वो करने दें जो सिर्फ वही कर सकता है, जैसे उस जानकारी को समझना और प्राथमिकता तय करना। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक हटाना के फ्रेमवर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश उभर कर सामने आता है। महारत केवल जानकारी इकट्ठा करने या सबसे जटिल थ्योरी पढ़ लेने से नहीं मिलती। हाँ, महारत व्यवस्थित तरीके से सीखने और निरंतर अभ्यास यानी टेस्ट एंड स्कोर से आती है। एक गुड इनफ शुरुआत करना, अपनी गलतियों का बेझिझक ऑडिट करना, हॉटस्पॉट्स ढूंढना और बिना रुके सुधार करना ही सफलता की असली कुंजी है। हाँ, ये सब बहुत ही असरदार है। लेकिन जाते जाते ना एक बात जो मुझे थोड़ी परेशान कर रही है, जो स्रोत के आखिरी पन्नों में गहराई से देखने पर समझ आती है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो परेशान कर रही है? देखो, हमने इस बात पर बहुत जोर दिया कि गति बढ़ाने और डेटा की कमी को पूरा करने के लिए हम सिंथेटिक डेटा पर बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं। हाँ, जुगाड़ के लिए? आज के समय में ये जुगाड़ बहुत काम आ रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक बिंदु ऐसा आएगा जब ये बनावटी डेटा एक बेहतरीन हैक की सीमा को पार कर जाएगा। क्या होगा जब एआई खुद का ही बनाया हुआ डेटा खाकर सीखने लगेगा? स्रोत इशारा करते हैं कि इन सिंथेटिक डेटा सेट के अंदर कुछ अदृश्य पूर्वाग्रह या हिडन डिस्ट्रीब्यूशन बायसेस छिप सकते हैं। क्या हमारी ये अंधी रफ्तार भविष्य में हमारे सिस्टम्स को वास्तविकता से इतना दूर कर देगी कि वे पूरी तरह से टूट जाएं? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और एक गहरा विचार है। जब किसी भी ज्ञान की बुनियाद ही पूरी तरह से बनावटी हो जाएगी, तो उस पर खड़ी इमारत कब तक टिकेगी? वही तो। ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ तकनीक के भविष्य के लिए, बल्कि किसी भी क्षेत्र में सीखने वालों के लिए एक चेतावनी भी है। हमें अपनी रफ्तार बढ़ाने के चक्कर में ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संपर्क वास्तविकता से, असली दुनिया की समस्याओं से बना रहे। बिल्कुल सही। नहीं है, बल्कि उन्हें अपने रोजमर्रा के काम और अध्ययन में लागू करने के लिए हैं। सीखते रहें, अपनी गलतियों का परीक्षण करते रहें और सबसे जरूरी बात, तेजी से सुधार करते रहें। मिलेंगे अगली बार एक नई और गहरी खोज के साथ।